हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, मैनेजमेंट, साइंस, कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न हमारे पास में आए हैं, आज हमें ये प्रश्न भेजे हैं सोनाली पवार जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने तुरंत ही जैसे जितने भी प्रश्न इनको याद थे वो सारे प्रश्न इन्होंने हमारे पास में भेज दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आइए शुरुआत करते हैं। और आपका भी अगर एग्जाम जैसे ही समाप्त हो तो नीचे आपको एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आपको अपने जितने प्रश्न आपको याद हो अपने नाम के साथ में व्हाट्सएप जरूर कर देना है एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आपको बता दें कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। आज का पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था या फिर इसका निर्माण कब करवाया था। ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो प्रश्न का सही आंसर है बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, ये डेट शायद पूछी गई थी। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। इसका बुलंद दरवाजा भी हम करा देंगे क्योंकि बुलंद दरवाजा आगे पूछा जा सकता है। तो मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। या अगर 1571 दिया हो तो 1571 बिल्कुल सही आंसर होगा। 1571 में इसका निर्माण किया गया था और 1572 से जो है इसको राजधानी बना लिया गया था। ठीक है, चलिए इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया। कहा जाता है कि बादशाह को एक बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए वे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेने के लिए सीकरी गए थे। फतेहपुर सीकरी स्मारक का निर्माण अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में जो है इसको बनवाया था, फतेहपुर सीकरी का। ठीक है, जो इमारत बनी है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, जो कि सबसे बड़ा दरवाजा कहा जाता है विश्व का। ये पूछा जाएगा कि किस जो है विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में 1572 में ही सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। ये सारी जानकारी हो गई एक प्रश्न से। यहाँ से और भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा काम सिर्फ इतना नहीं कि आपको प्रश्न ही बता दें और निकल जाएं। प्रश्न बताएंगे, प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देंगे, फिर उससे और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाली सारी रचना इससे पहले हम करा चुके हैं एग्जाम एसेस में। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका अनामिका। ठीक है, इसका द्वितीय है। उसके बाद इसी संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजक जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन किया गया है। ठीक है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली, अपरा, ये सारी की सारी रचना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। 3 रचनाएँ इसमें से दी हुई होंगी, एक इससे अलग होगी। जो अलग है वही इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है आपकी रचना नहीं है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का फाइनल किसके किसके बीच में हुआ है 2023। अब देखिए, इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि करंट अफेयर पिछले 6 महीनों की यहाँ पर पूछी जा रही है। तो पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर 2 पार्ट में करके हम आपको कवर करा देंगे। जिसका भी एग्जाम अगर 15 या 20 के आसपास में है उनके लिए करंट अफेयर एक मजबूत स्थिति में हम कर देंगे। 2 पार्ट करंट अफेयर के और लेकर के आने वाले हैं, जिसमें पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उनको हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो कल सुबह सबसे पहले नरेशन वाली वीडियो आएगी, क्योंकि नरेशन की बहुत दिनों से डिमांड हो रही, तो नरेशन वाली वीडियो कल सुबह आएगी। उसके बाद में दोपहर में हम आपको जो है करंट अफेयर का एक पार्ट लेकर के आ जाएंगे पिछले 6 महीने का। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो एमपी और महाराष्ट्र के बीच में 13वीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का आयोजन मतलब फाइनल जो है खेला गया था। देखते हैं कौन जीता था। तो हॉकी मध्य प्रदेश फाइनल में हॉकी महाराष्ट्र मतलब कि महाराष्ट्र को हरा करके मध्य प्रदेश जो है वो 13वीं हॉकी चैंपियनशिप का कौन बन गया, विजेता बन गया। ठीक है, देखिए, तो इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का चैंपियन कौन बन गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, वहीं हॉकी झारखंड ने हॉकी हरियाणा को हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया। यानी कि पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे स्थान पर जो है कौन था, हरियाणा। ठीक है, झारखंड ने हरियाणा को, ये तीसरे स्थान पर झारखंड रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय पूछा गया था। पंचवर्षीय योजनाओं से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। कल पूछा था कि जो आखिरी पंचवर्षीय योजना है उसका क्रम कौन सा था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17। आज पूछा है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका समय कब से कब तक था। तो कल जो हम वीडियो लेकर के आएंगे उसमें पंचवर्षीय योजना को भी कवर कराने का प्रयास करेंगे। सही आंसर 1956 से 61 के बीच में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो भारत की राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित की गई थी। इस योजना के लिए भारी तथा मूल जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इस योजना में भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र था उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आपको पता है पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, कृषि पर, और दूसरी में उद्योगों पर बल दिया गया था। ठीक है,
1956 से 1961 का इसका कार्यकाल रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? इस योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था, वो हमने आपको बता दिया है। पूरी जानकारी आपको मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 खजुराहो महोत्सव का कौन-सा संस्करण था? 2023 यानी कि एकदम करंट अफेयर फरवरी का पूछा गया है, ठीक है? पिछले 6 महीने की करंट अफेयर पूछी जा रही है। अगर आपका कल सुबह ही एग्ज़ाम है, एक बार रिपीट करके जाइएगा। बाकी 2 पार्ट हम करंट अफेयर के लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? तो 49वां ये क्रम था, संस्करण पूछा गया था। 49वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो की रंगभूमि पर कला का बसंत खिलेगा, ठीक है? तो 20 से 26 जनवरी के बीच में जो है 26 फरवरी के बीच में खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया गया था। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने 20 फरवरी से शाम 7 बजे खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का जो है इसमें शुभारंभ किया। किसने? जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल जी ने इसका शुभारंभ किया था, ठीक है? 49वां ये क्रम था, क्रम ही आपसे पूछा गया था। इनमें से कौन-सा रोग गंदे पानी पीने की वजह से हो जाता है? ऑप्शन में था मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस जो रोग है, वो गंदे पानी पीने की वजह से हो जाता है। अब गंदे पानी पीने से और कौन-कौन से रोग होते हैं, वो आइए देख लेते हैं। तो हैजा और टाइफाइड बुखार जैसी खतरनाक बीमारियाँ, अन्य जल जनित रोगों में दस्त, पेचिश, पोलियो, मेनिंजाइटिस शामिल है। धुलाई के लिए अशुद्ध पानी से त्वचा और संक्रामक नेत्र रोग जैसे कि ट्रैकोमा जैसे रोग भी हो सकते हैं। एक प्रश्न एक बार ये भी पूछा गया था, इनमें से कौन-सा रोग जो है, वो नेत्र से संबंधित है? तो ट्रैकोमा जो है ना, वो नेत्र का रोग है, ये आपको याद रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए, ट्रैकोमा से दृष्टि हानि या फिर अंधापन हो सकता है। बात करते हैं, एक और प्रश्न आया था, रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? तो बैक्यूरल होता है, उसके बाद में क्यूरी अगर दिया हो तो क्यूरी भी इसका सही आंसर होगा, और बैक्यूरल दिया है तो बैक्यूरल एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। तो रेडियोधर्मिता की मात्रा को मापने के लिए मूल इकाई क्यूरी थी, जिसे पहले रेडियम 226 के साथ 1 ग्राम के अनुरूप परिभाषित किया गया था, ठीक है? क्यूरी की ये मात्रा दी गई है। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्यूरी को बैक्यूरल से बदल दिया गया, यानी कि अब जो है बैक्यूरल को माना जाता है, रेडियो एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट है उसे बैक्यूरल को अब माना जाता है। तो आप आंसर में बैक्यूरल लगाएंगे, अगर बैक्यूरल नहीं दिया है तो क्यूरी भी लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? एक बार फिर से ये पुराना पैटर्न आ रहा है। मुझे लगता है ये तो कुछ गड़बड़ किया है। अब फिर से वही पुराना पैटर्न आएगा, यानी कि अब देखो बंगाल विभाजन के वायसराय पूछ रहे हैं, मतलब पहले आगे चला और फिर अब पीछे लौट रहा है, ठीक है ना? वही अब फिर से जो नरेशन के प्रश्न आने लगे हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर परिवर्तित हो रही हैं, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। डेली एग्जाम एनालिसिस देखिए, प्रतिदिन आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है? तो लॉर्ड कर्जन आपको पता है 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन कराया था, ठीक है? तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बाँट दिया था, यानी कि मुस्लिम अलग, हिंदू अलग। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बाद में ये बंगाल विभाजन को उनको रद्द करना पड़ा था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक अंग था। अतः इसके विरोध में 1905 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। याद रखिएगा, बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। इस विभाजन के कारण उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ से भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए, यानी कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, पेलाग्रा बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा बीमारी होती है, ये आपको याद रखना है। अब वो विटामिन के अंदर घुस करके पूछ रहा है, अभी तक ऊपर-ऊपर विटामिन पूछ रहा था, अब विटामिन बी के भागों से पूछ रहा है, ठीक है? चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देख लीजिए। तो पेलाग्रा रोग होने का कारण विटामिन बी3 की कमी है। विटामिन बी3 को वैज्ञानिक भाषा में नियासिन भी कहते हैं, ठीक है? इसकी सतत कमी से शरीर में पेलाग्रा रोग से उत्पन्न जो सतत कमी होती है, वो पेलाग्रा रोग जो है वो शरीर में उत्पन्न करती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सेबी के वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो पूर्वकालिक सदस्य की बात करते हैं, अगर 5 ऑप्शन में दिया है तो 5 इसका सही आंसर होगा। अगर 5 नहीं दिया है, अध्यक्ष को नहीं काउंट करते हैं, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है? वैसे इसका सही आंसर 5 है, अभी हम सेबी की वेबसाइट पर देख कर के आए हैं, ठीक है? तो अध्यक्ष को भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्य यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक से 1 सदस्य, शेष 5 सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो पूर्वकालिक सदस्य पूछे गए थे, यानी जो 5 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, वो 5 सदस्यों के बारे में पूछा गया था। अगर कुल सदस्य पूछे तो 5 सदस्य ये, एक रिजर्व बैंक का जो मतलब कि एक रिजर्व बैंक की जो वो शामिल किया जाता है, 5 एक 6 हो गए और एक अध्यक्ष जो है वो 7 हो गए, ठीक है? टोटल 7 और वैसे 5 माने जाते हैं, ठीक है? उनमें से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होने आवश्यक है। वर्तमान में 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, ये हम आपको करा चुके हैं, ठीक है? करंट अफेयर की 2 वीडियो बनाई है हमने, प्रीवियस 6 महीने की, वो 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाने से पहले। बाकी 2 वीडियो हम और बना देंगे तो करंट अफेयर आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
एक पब्लिक कंपनी होने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? आपका मैनेजमेंट का ये प्रश्न है, सही आंसर है 7। 7 सदस्य होने चाहिए अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलनी है, ठीक है? देखिए, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 7 सदस्य अवश्य होने चाहिए। इसके विपरीत अगर आप निजी कंपनी खोलते हैं, तो निजी कंपनी को कम से कम 2 सदस्यों के साथ शुरू किया जा सकता है। मैनेजमेंट में यही प्रश्न एक बार पूछा गया था, तो ये वाला प्रश्न हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। आज ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि जीके, जीएस, साइंस वाली हमारी एक वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो ज़रूर देख कर के जाइएगा। वहाँ से 5 से 6 प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं। 15 मार्च से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उस सबको कंपाइल करके एक वीडियो बना दी है। वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख कर के जाइएगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं इसके हाँ, ठीक है, यहाँ पे हो गया। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं, यानी कि अधिकतम आप कितने भी सदस्य बना सकते हैं। लेकिन अगर निजी कंपनी की बात करें, तो 200 से अधिक सदस्य निजी कंपनी में नहीं हो सकते। एक एक पॉइंट याद रखिए, इनसे और भी प्रश्न आगे बन सकते हैं आपके मैनेजमेंट में। बिजनेस 20 के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो एन चंद्रशेखरन को B20 या फिर बिजनेस 20 का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह देश की G20 अध्यक्षता के दौरान बिजनेस एजेंडे का नेतृत्व करेंगे। यहाँ बुधवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर इतना याद रखना है, एन चंद्रशेखरन जो हैं वो बिजनेस 20 के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, आपका अभी हाल ही का है। ठीक है, सारी की सारी करंट 6 महीने के अंदर की आ रही है, तो हम वीडियो बना देंगे, तो वो आप देख करके जरूर जाइएगा। सेब में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है मैलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है। कुछ अन्य जानकारी देखिए, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। यह एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो अंगूर में, वाइन में भी मौजूद रहता है। आपको पता है अब कौन-कौन से अम्ल, आपका जो आपका क्या टमाटर होता है, टमाटर में कौन-सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन-सा अम्ल पाया जाता है, ये सब अम्ल भी एक बार आप पढ़ कर के जाइएगा, ठीक है? उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात हिंदी की करते हैं, तो हिंदी में ज्ञानेंद्र में कौन-सी संधि है, यह पूछा गया था। रस से भी प्रश्न पूछे गए थे, विस्मयादिबोधक शब्द पूछे गए थे, भूतकाल के मतलब कि भूतकाल का पार्ट के बारे में पूछा गया था, इनमें से कौन-सा पार्ट जो है भूतकाल का नहीं है, वो हेतु-हेतु मतलब भूतकाल वगैरह ऐसे पूछे गए थे, ठीक है? विराम चिन्ह से प्रश्न था, कर्मवाची से प्रश्न था, रस के स्थायी भाव से प्रश्न था, पर्यायवाची पूछे गए थे, वर्तनी 2 से 3, शुद्ध अशुद्ध वाक्य 2 से 3, विलोम 2 और उपसर्ग प्रत्यय भी पूछे गए थे। अब देखिए, अब इनमें से कुछ लोग ऐसे आएँगे जो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करेंगे, सर ये प्रश्न नहीं आया था, ऐसा प्रश्न बिल्कुल नहीं आया था। मतलब उनको एग्ज़ैक्ट वही प्रश्न चाहिए जो वो देख कर के आए हैं। थोड़ा भी इधर-उधर होगा ना तो कहेंगे ये प्रश्न आया ही नहीं था। लेकिन देखिए, अब एग्ज़ैक्ट तो कोई नहीं बता सकता ना कि लाइन बाय लाइन एक भी शब्द इधर-उधर नहीं होने चाहिए। मिलता-जुलता प्रश्न और कौन-सा प्रश्न आया है एग्ज़ैक्ट, वही हम बता सकते हैं। अब लाइन बाय लाइन तो नहीं बता देंगे। अब कमेंट में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे नीचे, ठीक है ना? उनको आप अपने हिसाब से जवाब दे लेना, उनके कमेंट पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना। चलिए, बहुत सारे लोग बाहर से भेजे भी जाते हैं कि जाकर के कमेंट कीजिए, ये प्रश्न नहीं था, वो प्रश्न नहीं था, ठीक है ना? तो उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। बात रीजनिंग की कर लेते हैं। नंबर सीरीज़ से 3 से 4 प्रश्न थे, मिसिंग नंबर से 2 प्रश्न, ऑर्डर रैंकिंग के भी 2 प्रश्न थे, कथन निष्कर्ष से 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं और अच्छे लेवल की कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, ठीक है? एनालॉजी से प्रश्न था, ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न थे, अगली आकृति कौन-सी होगी 4 प्रश्न, मिरर और फोल्डिंग मिरर और कटिंग मतलब फोल्डिंग पेपर से भी प्रश्न आया था और मिरर से भी प्रश्न आया था। जल प्रतिबिंब और मिरर मिलाकर के 2 प्रश्न दिए गए थे, ठीक है? और इसके बाद में एक जो है आपकी सीरीज़ पूछी गई, इसे 5, 8 और 9 का अंतर में हो रहा था, तो कुछ प्रश्न यहाँ पर गलत भी दिए गए हैं, जानबूझ के गलत दिए जाते हैं, ₹50 मिलेंगे भी, आप हमको क्या करना है, ठीक है ना? तो हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न गलत हैं, उनके बारे में हम आपको बाद में बताएँगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन ज़रूर जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी अपडेट पटवारी परीक्षा से एमपीएसआई, एमपी पुलिस सबकी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती है। टाइप करना है सक्सेस जंक्शन, सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसी लोगों के साथ में उसको ज़रूर आप जॉइन कर लेना, ठीक है? लगभग 14-1500 सदस्य उसमें ऐड हो चुके हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर के भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स से बात करें, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न थे, रेशियो के 2 प्रश्न थे, चावल की 3 किस्मों को आपस में मिलाकर के जो है एलिगेशन वाला प्रश्न बनाया गया था, ठीक है? उसके बाद में ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला सूत्र के ऊपर जो है एक प्रश्न था, 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, फिर उसके बाद में था 1/4 गुणा 1/4 1 गुणा 1/4, ऐसे करके जो है प्रश्न बनाया गया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पर जो है आधारित था। बड़ा सिंपल सा ये सवाल था, ठीक है? चलिए, सीआईएसआई का 6 वर्षों तक का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं, समझ लीजिए। कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के लिए जो आपका सक्सेस जंक्शन चैनल है ना, उसी के अंदर सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल है, ठीक है? उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिए। उसके अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर डाला है, ठीक है? एक ऐप डाला है, उस ऐप में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। और उस चैनल में हम बहुत सारी किताबों की पीडीएफ डालते रहते हैं, ठीक है ना? जैसे कि पटवारी की किताब की पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पर आपको, एसएससी की मैथ्स की किताब की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? एमपीएसआई किताब की पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी किताबों की पीडीएफ उसमें डाल देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? दोनों चैनल आप जॉइन कर लेना, ठीक है? डीआई से 2 प्रश्न थे, प्रॉफिट लॉस से 4 प्रश्न, टाइम एंड वर्क के भी 3 से 4 प्रश्न थे, औसत के 3 से 4 प्रश्न, बैलेंस, शंकु और गोला से आज थोड़ा जो आपका मैथमेटिक्स है, एडवांस का पोर्शन थोड़ा-सा बढ़ा है, ठीक है? पाइप टंकी का भी 1 प्रश्न देखने को मिला था। परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न और पाई चार्ट के 2 प्रश्न देखने को मिले थे। बात कंप्यूटर की करते हैं, तो कंप्यूटर में प्रोसेसर से प्रश्न था, उसके बाद आईपीवी4
यानी कि IPv4 कितने बाइट का होता है, ये आपसे पूछा गया था। V6 भी एक बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप पढ़ कर के जाइएगा। लॉजिक गेट वगैरह पिछली शिफ्ट में पूछे गए हैं, इस शिफ्ट में नहीं पूछे गए। जावा का फॉर्मेट देकर के रिजल्ट पूछा गया था, यानी कि जावा कोडिंग भी आपकी आई थी, ठीक है। मेमोरी के 1 से 2 प्रश्न, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। वायरस से भी 1 से 2 प्रश्न थे, MS एक्सेल से 3 प्रश्न थे। जावा लैंग्वेज के बारे में आपको बता दिया, CPU के अंक के बारे में पूछा गया था। देखिए, लोग जावा कोडिंग के पीछे पड़े हुए हैं। जावा कोडिंग के 3 से 4 प्रश्न ही आ रहे हैं, बहुत आएँगे तो 2 से 3 प्रश्न। अगर नहीं बन रही है आप पर, तो आप उसको छोड़ कर के बाकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? एक के पीछे मत पड़िए। पेपर में भी एक के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि पीछे काफ़ी सारे प्रश्न सिंपल दिए रहते हैं, उनको पीछे दे देते हैं, ठीक है ना? लोग आगे फँस करके रह जाते हैं, फिर जब 10 मिनट बचता है तो पीछे भागते हैं और सिंपल-सिंपल प्रश्नों पर तुक्का ठोक कर के आते हैं। मैथ के सिम्प्लिफिकेशन वाले जो सिंपल प्रश्न होंगे, वो पीछे ही आपको मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि एक प्रश्न पर अटकिएगा नहीं, कम से कम पेपर को पूरा देखना ही देखना है, ठीक है? चलिए, रेड ग्रीन सिग्नल से और विंडोज़ से भी प्रश्न आपके कंप्यूटर में पूछे गए थे। मैनेजमेंट की बात करें तो B2C का फुल फॉर्म पूछा था, बिज़नेस टू कंज्यूमर B2C का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? इकोनॉमिक्स से 3 प्रश्न, व्यवसाय की विशेषताएँ पूछी थी, अकाउंटिंग विपणन से भी 2-2 प्रश्न आ रहे हैं, नियोजन के भी 3 प्रश्न हैं और लॉजिकल प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। लॉजिकल प्रश्नों के ऊपर वीडियो हमने बना रखी है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में डुप्लीकेट का सिनोनिम पूछा था आज, ठीक है? PQRS 6 से 7 आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 6 से 7 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आ रहे हैं। तो PQRS की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है और एक्टिव पैसिव की वीडियो, दोनों वीडियो हम बना चुके हैं, एक बार आप देख लीजिएगा ज़रूर। ट्रिक के द्वारा हमने बताया PQRS को कैसे सॉल्व करना है, उसकी ट्रिक हमने बताई है पेयर बनाने वाली, और एक्टिव पैसिव की 2 वीडियो बनाई है, उसमें टेंस वाली एक्टिव पैसिव कवर किया है और जो आपका अफर्मेटिव वगैरह होता है, इन सब की भी एक्टिव पैसिव को दूसरे वीडियो में कवर किया है। दोनों वीडियो देख करके आपको जाना है, अगर आपको 6 से 7 नंबर पक्के करने हैं। बस आप टॉपिक डाल देना एक्टिव पैसिव बाई सक्सेस जंक्शन, वो वीडियो आ जाएगी। PQRS बाई सक्सेस जंक्शन, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नरेशन के 4 से 5 प्रश्न हैं, कल सुबह आपको 6 बजे नरेशन की ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएगी। ये तीनों टॉपिक ही मिलकर के आपके कम से कम 18 से 19 नंबर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक को अच्छे से करके जाइए। इंग्लिश आपकी 25 नंबर की आ रही है, तो 18-19 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिलर के 1 से 2 प्रश्न, वन वर्ड का भी प्रश्न आया था, कॉमन एरर के प्रश्न आ रहे हैं और स्पेलिंग चेकिंग का 1 प्रश्न आया था। ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ और रीजनिंग को मिला करके फिर से 70 नंबर की मैथ और रीजनिंग आ रही है, दोनों मिला करके, ठीक है। बात जीके जीएस साइंस की करते हैं तो 42 नंबर की जीके और साइंस मिलाकर आ रही है। कंप्यूटर के लगभग 22 प्रश्न आपको कंप्यूटर के देखने को मिले हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो 15 से 18 प्रश्न मैनेजमेंट के मिल रहे हैं। लॉजिकल वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो लॉजिकल वाली वीडियो जरूर देख करके जाइएगा। इंग्लिश के लगभग 27 प्रश्न इंग्लिश के आए हैं। क्या क्या आ रहा है वो हमने आपको बता दिया। PQRS, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, ये तीनों मिलाकर के लगभग 19 प्रश्न आ रहे हैं। 2 की हमने वीडियो बना दी है, नरेशन की वीडियो कल सुबह आपको मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जिसका भी आगे MPSI का वनरक्षक का एग्जाम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आगे आपका कौन सा एग्जाम है। MPPSC की तैयारी हम अलग से कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हर यूनिट के प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे, डिटेल में जानकारी लेकर के आएंगे, ठीक है। यूनिट 1 से यूनिट 10 की वैसे वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के अंदर प्रीवियस वाली, लेकिन हम नई अपडेट भी करेंगे। आप उसको चाहते हैं उसको देख लीजिए। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, MPPSC प्लेलिस्ट में यूनिट 1 से यूनिट 10 तक जो है सारी प्लेलिस्ट डली हुई है, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के कट ऑफ की बात करें तो 135 के लगभग जो भी है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है, 135 प्लस जो भी है, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे कोई भी एग्जाम है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसी के आधार पर आगे की क्लास हम शेड्यूल्ड करेंगे, ठीक है। बाकी कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। अब नंबर की बात करते हैं जहाँ पर आपको अपने प्रश्नों को भेजना है, तो 70 52 54 7003 इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर भेज देना, ठीक है। एक बार छोटे में लिख दें, 70 52 54 7003 इस पर अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर भेजिएगा। आज सोनाली पवार जी ने बहुत सारे प्रश्न भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोगों ने हमसे वादा किया था, उन लोगों ने प्रश्न नहीं भेजे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बस इतनी निवेदन करेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर के ये कमेंट मत करना कि ये प्रश्न नहीं आया था। अगर आप प्रश्न भेज नहीं सकते हैं तो आप कमेंट भी मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।